हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियोस के माध्यम से पढ़ा था प्रोनाउंस के नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव तथा पजेसिव केसेस के प्रयोग। आज इस वीडियो में हम करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस का अध्ययन करेंगे। करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस नंबर 1 पे आता है पर्सनल प्रोनाउंस, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नियम नंबर 1, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है चूंकि लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पर नियम 1 हमारा कहता है लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? वह वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, अपने अर्थ को पूर्ण तरह से व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी क्रिया या ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अतः ये नियम हमारा कह रहा है कि लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है क्योंकि लेट एक ऑब्जेक्टिव वर्ब है। उदाहरण स्वरूप, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो लेट के बाद हमने प्रोनाउन हिम का प्रयोग किया है। ये पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। ही थर्ड पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है। नियम नंबर 2, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहां पर नियम बता रहा है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी, इन आमों को उसके और मेरे बीच में बांटो। डिवाइड, तो यहां पर क्या है, यहां हमने दिखा रखा है बिटवीन। ये जो बिटवीन है ये प्रीपोजिशन है। किसके किसके बीच में आम को बांटना है? उसके और मेरे बीच में। तो ये बिटवीन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में जो भी प्रोनाउन प्रयोग होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहां पर हमने प्रोनाउन प्रयोग किया है हर एंड मी। ये हर है, सी थर्ड पर्सन होता है, जो सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, तथा मी ये फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। तो यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट प्रयोग किए हैं, एक तो हर ये ऑब्जेक्टिव केस तथा मी ये ऑब्जेक्टिव केस। अब नियम नंबर 3 का देखते हैं। सामान्यतः लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है। साधारणतः क्या होता है, लाइक और अनलाइक का प्रयोग हमेशा वर्ब की तरह होता है, लेकिन जब लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है तब इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा नियम कहता है सामान्यतः लाइक और अनलाइक का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है, लेकिन जब लाइक और अनलाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन रूप में हो तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। उदाहरण में देखते हैं, माई डॉटर लुक्स लाइक मी, मेरी पुत्री या मेरी बेटी मेरे जैसी दिखती है। माई डॉटर लुक्स लाइक मी, यहाँ पर लाइक का प्रयोग जो किया गया है ये लाइक है, ये वर्ब की तरह प्रयोग ना करके लाइक का प्रयोग एक प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर लाइक है एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग है ये लाइक। और हमारा नियम भी कहता है जब लाइक का प्रयोग एक प्रीपोजिशन के रूप में होता है तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इस लाइक के बाद में हमने मी प्रोनाउन का प्रयोग किया है जो कि आई फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। नियम नंबर 4, बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होने पर इसका अर्थ एक्सेप्ट के सिवा या अलावा होता है। जब बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है के सिवा या अलावा। इसके पहले ऑल, ओनली, नन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी,
नथिंग, नोबडी, नोवेयर आदि का प्रयोग रहता है। जब वर्ड का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो उनके पहले यही शब्द यूज किए जाएंगे, ऑल, ओनली, नन, एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, नोवेयर। अतः इस केस में वर्ब के पहले इस प्रकार का जब प्रयोग होगा बट का, तो वर्ब से पहले बट प्लस नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। बट प्लस नॉमिनेटिव केस का प्रयोग बेहतर तथा वर्ब के बाद बट प्लस ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होता है। तो इसमें कहना चाहता है जब बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हो तो बट से पहले जो प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में ज़्यादातर बेहतर माना जाता है, और बट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिया है एवरीवन बट शी न्यू द आंसर। एवरीवन मीन्स प्रत्येक, लेकिन उसके सिवा शी न्यू द आंसर, मतलब उसके सिवा और कोई आंसर नहीं जानता था। तो यहाँ बट का प्रयोग है सिवा या के अलावा। तो इसके बाद जो प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है शी न्यू द आंसर। यहाँ पर नियम नंबर 5 कहता है जीरंड। जीरंड कैसे बनता है? मेन वर्ब प्लस आईएनजी। जीरंड के कॉलम में हमने बताया था जीरंड क्या होता है, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करने से जीरंड बनता है, और ये हमेशा नाउन का कार्य करता है। जीरंड मेन वर्ब प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पर कह रहा है नियम नंबर 5 हमारा कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर जब जीरंड बना हो, जीरंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, उससे बात करना सुखद या आनंददायक नहीं था। तो टॉकिंग हिम ये मेन वर्ब, ये वर्ब टीएल के टॉक में आईएनजी लगा के बनाया गया, ये जीरंड है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, यहाँ पर टॉकिंग जीरंड के बाद हिम प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जो ही थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। नियम नंबर 6 इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का हमने बताया था, इन्फिनेटिव क्या होता है, मेन वर्ब के फॉर्म में उससे पहले टू लगा देते हैं। इन्फिनेटिव टू प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कहना चाहता है इन्फिनेटिव के बाद पहले और उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हर, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हर, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया टू उसके पास आने के लिए। यहां पर प्रीपोजिशन है, एक इन्फिनेटिव है, टू कम इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया, उससे पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हर है तथा उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हर है। दूसरा उदाहरण हमने लिया है मोहन हेल्प्स टू मीट मी, मोहन होप्स टू मीट मी सून, मोहन मुझसे मिलने की आशा करता है, मोहन शीघ्र मुझसे मिलने की आशा करता है। मोहन होप्स टू मीट, HOS, ये होप्स के बाद में इन्फिनेटिव टू मीट का प्रयोग किया है, क्रिया से पहले टू लगाया है। तो टू मीट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मी आया है, ये आई फर्स्ट पर्सन के आई का ऑब्जेक्टिव केस है। नियम नंबर 7 हमारा कहता है टू बी प्लस इक्वल टू होता है टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव होता है, टू बी इन्फिनेटिव होता है, इसके पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नियम हमारा कहता है टू बी हमेशा इन्फिनेटिव होता है और इसके पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए यू गेज्ड हिम टू बी मी, तुमने उसको मेरा होने का अनुमान लगाया, गेस मीन्स अनुमान लगाया। तो यहाँ पर क्या बोलता है इन्फिनेटिव टू बी,
टू बी के पहले हमने हिम का प्रयोग किया है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में, ही थर्ड पर्सन है उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है, और तथा यहाँ पर हमने मी का प्रयोग किया है, ये फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्टिव केस है। अब नियम नंबर 8, जब दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना एज देन का प्रयोग करके की जाती है तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यदि दो ऑब्जेक्ट से भी तुलना की जाती है तो एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा नियम कहता है जब कभी भी दो नॉमिनेटिव्स के बीच तुलना होगी तो उसके बाद जो क्या होगा, अगला जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, और तथा जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाएगी तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ पर उदाहरण लिया है आई रैन फास्टर देन ही, यहाँ पर तुलना की है आई रैन फास्टर देन ही, यहाँ पर तुलना की गई पहले नॉमिनेटिव केस आई की, तो इसके बाद देन के बाद क्या किया हमने, ऑब्जेक्टिव केस लगा करके यहाँ पर ही नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग किया है। जब दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना होगी तो पहले नॉमिनेटिव के बाद जो देन के बाद भी नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन ही प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है आई लव यू एज मच हिम, यहाँ पर तुलना किसके बीच की गई है, यू जो सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और इसके बाद एज के बाद हमने जो ऑब्जेक्ट की प्रयोग जो प्रोनाउन प्रयोग किया है वो हिम है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हमारे नियम के अनुसार ये कहता है जब जो नॉमिनेटिव के बीच तुलना होगी तो एज या देन के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा, जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना होगी तो एज देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।